दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पर हैं और यह जो हमारा सब्जेक्ट है आज वो है पॉलिटी का। तो पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम इसे व्याख्या सहित डिस्कस करेंगे और व्याख्या सहित इन सभी क्वेश्चन की जो संख्या होने वाली है ये 250 से लेकर 300 या 300 से भी ज्यादा आपको मिलेगी। तो आज की इस क्लास में एनसीईआरटी बेस पर है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो आपको मिलेंगे और ये सभी आने वाले एग्जाम, चाहे ग्राम विकास अधिकारी का हो, एसएससी, रेलवे, यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, सभी एग्जाम के लिए, सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो भारतीय हैं उन्हें विधान परिषदों में बजट पर चर्चा यानी बहस करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ था? तो किस अधिनियम के तहत विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1892 में। अब यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही है। अब थोड़ा और फैक्ट भी देखिए, जो हमारा 1813 का जो चार्टर एक्ट है यहां से तीन ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से यह बनता है कि इस एक्ट के माध्यम से, देखिए इस एक्ट के माध्यम से भारतीय शिक्षा और साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दोस्तों यहां पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का यहां पर प्रावधान कर दिया गया था कि यहां पर खर्च होंगे शिक्षा और साहित्य पर भारतीय के। तो ये यहां पर कहा गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से यह बनता है कि यहां पर व्यापारिक जो एकाधिकार था, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, यह पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, केवल चाय और चीन को छोड़कर। और ईसाई मिशनरियों को प्रवेश भी दोस्तों इसके तहत क्या कर दिया था, छूट दे दी गई थी। तो तीन ही यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और इसके बाद जो 1833 में आता है, यानी 20 साल बाद आता है, यहां पर 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था यहां पर नियम को। तो इसके तहत जो व्यापारिक एकाधिकार था यह पूर्णतः ही अब समाप्त कर दिया था। पहले तो समाप्त किया था लेकिन चाय और चीन का व्यापार रख दिया था, लेकिन जो 1833 होता है वहां पर इसे पूर्णतः ही समाप्त कर दिया जाता है। और अगर 1909 की बात करें, जो माल्य मिंटो सुधार अधिनियम है, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बनता है कि यहां पर मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से पृथक चुनाव मंडल जो यहां पर है इसकी व्यवस्था की गई थी। और इसीलिए जो यह किया था, यह लॉर्ड मिंटो ने करवाया था। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसी के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य भी बने थे और उन्हें क्या बनाया गया था, विधि सदस्य बनाया गया था। और देखिए दोस्तों यहां पर देखिए बहस करने का अधिकार 1892 के एक्ट के माध्यम से दिया गया था, लेकिन इस समय क्या था कि जो पूरक प्रश्न वगैरह होते था उन्हें पूछने का अधिकार नहीं था। तो पूरक प्रश्नों को पूछने का जो अधिकार दिया गया, यानी अगर आप इस लाइन को देखोगे कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों में प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने व मत देने का दोस्तों अधिकार भी दिया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार ये 1909 के एक्ट के माध्यम से दिया गया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे और 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय जो पंचांग है शक संवत, इसको कब अपनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा सी, यानी 22 मार्च 1957 को। अब यहां पर देखिए जो 24 जनवरी 1950 से राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को यहां पर अपनाया गया था। अगर यहीं पर बात करें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है वो अपनाया गया था। और यहीं पर 18 मई 2009 की हम बात करते हैं तो जो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, इसे अपनाया गया था। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत का राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसको कब अपनाया गया था? तो अभी दोस्तों हमने सबसे पहले ये देखा था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, और जो 26 जनवरी 1950 है इस समय हमने अशोक स्तंभ को अपनाया था जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। और अक्टूबर 2010 की बात करते हैं तो जो हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, इसको हमने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि भाग 3 और भाग 4 का संतुलन बिगाड़ने वाली हर बात को संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने वाला और असंवैधानिक माना गया? तो देखिए किस वर्ष उसने कहा था कि जो भाग 3 और भाग 4 को जो प्रभावित करेगा, जो भी संशोधन प्रभावित करेगा, वो क्या होगा, असंवैधानिक होगा। तो देखिए दोस्तों यह जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था ना, ये आया था ऑप्शन बी में, मतलब 1980 में दोस्तों यह नियम आया था, आपको ध्यान रख लेना है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही है।
अब यहां पर इसकी व्याख्या देखिए। देखिए एनसीईआरटी का दोस्तों ये रंगीन किया गया पेज है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। तो इस चीज को देखिएगा और इस फैक्ट को पढ़िएगा। 1980 में जो मिनर्वा मिलवाद केस हुआ था, यहां पर निर्णय लिया गया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि संविधान के भाग 3 का मतलब यहां पर क्या हो गया, जो मौलिक अधिकार है हमारा, और भाग 4 का मतलब जो हमारे डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, इनका संतुलन बिगाड़ने वाली हर बात संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने वाला है और संवैधानिक है। तो ये यहां पर कहा था। अब यहां पर देखिए और फैक्ट भी पढ़ लिए साथ में। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकार उसकी संशोधन करने की शक्ति से बाहर है। देखिए मतलब यहां पर यह कहा था, गोलकनाथ का यह केस था दोस्तों, गोलकनाथ विवाद केस में। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी कि जो अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन होता है, इसे यह अधिकार नहीं है कि यह मौलिक अधिकार में संशोधन करे। यहां पर यह कहा गया है। फिर 24वां 25वां संवैधानिक संशोधन होता है और मौलिक अधिकारों में संसद करने का अधिकार को पुनः कर दिया जाता है। तो अलग से संशोधन किया जाता है। फिर इसके बाद फिर देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में भी संसद की मौलिक अधिकारों में संसद करने की शक्ति को स्वीकार कर दिया था, जो केशवानंद भारती केस हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के संसद के अधिकार पर अधिक बल दिया था। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। देखिए संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 320 है। ये आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था, ये ऑप्शन नंबर सी 1926 में किया गया था। तो यहां पर देखिए दोस्तों ऑप्शन सी यहां पे सही है। दोनों प्रश्नों की एक बार व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 320 में क्या बताया गया है कि लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो वर्णन है ये बताया गया है। 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति बताई गई है। और 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय वगैरह और लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट अनुच्छेद 323 में। तो 320 इंपोर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो ये है ना छठा वाला संघ लोक सेवा आयोग का गठन, तो ये 1926 में किया गया था। रॉयल कमीशन ने यहाँ पर जो ली कमीशन था, इसके द्वारा यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की गई थी 1924 में। और इसकी सिफारिशों पर 1 अक्टूबर 1926 को रोस बारकर की अध्यक्षता में पहले लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया था? तो लेटेस्ट संविधान संशोधन है और इस संवैधानिक संशोधन का नाम है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम ए। यहां पर 104 आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर यह है, इसी के तहत जो 104वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की सीटों को आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। वहीं एससी और एसटी जाति के लिए आरक्षण को जो यहाँ पर जो लोकसभा है वहां पर 10 साल के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव की सिफारिश करने का अधिकार था, ने निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी? तो देखिए दोस्तों कहीं पर आपको ऑप्शन बी मिलेगा जो गलत है। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जो डेट दी गई है वो 1988 दी गई है। तो 1988 को आपको लेकर चलना है। सरकारीय आयोग का गठन भारत सरकार ने 9 जून 1983 को किया था, लेकिन इनकी रिपोर्ट को यहां पर जो प्रस्तुत किया गया था, स्वीकार किया गया था, ये 1988 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 7-8, क्वेश्चन नंबर 7-8। तो देखिए क्वेश्चन की संख्या ज्यादा मिल जाएगी, 102 आपको मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। देखिए तीसरी सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? तीसरी आपको पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें तो हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्थान आपको मिलता है महाराष्ट्र का। तीसरा स्थान है यहां पर पश्चिम बंगाल का। तो ये दोस्तों इनका कर्म है, आपको ध्यान रख लेना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 80 सीट, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का, चौथा स्थान यहां पर बिहार का और फिर तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 8 है और पूछा गया है किस संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है, कई एग्जाम में आ चुका है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की शक्ति को पहली बार संविधान में संशोधन करने तक के लिए सीमित कर दिया था? तो एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, प्रश्न के कहने का मतलब समझना, आपको इसका आंसर देखना है। देखिए, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की शक्ति को पहली बार संविधान में संशोधन करने के लिए सीमित कर दिया था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले केस में। तो यहां पर अगर आप देखोगे जो 1967 में हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है और यह शक्ति केवल संविधान सभा के पास होगी। तो यह कहा था 1967 में गोलकनाथ केस में। क्वेश्चन नंबर 10 है अनुच्छेद 371 डी। देखिए डी है यहां पर, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध में विशेष प्रावधान है? तो देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 371 है कई बार एग्जाम में आ चुका है। यहां से ए बी सी डी ई एफ जो भी है वो आपको पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर आपको ध्यान रख लेना है, यहां पर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। अब यहां पर इसकी व्याख्या देखिएगा, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि अनुच्छेद 371 में क्या है, तो 371 बी में तो असम है, सी में मणिपुर है, डी और ई में आंध्र प्रदेश है, एफ की बात करें तो सिक्किम और जी की बात करें तो मिजोरम। तो देखिए दोस्तों, आई का गोवा है और एच की बात करें अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए यहां पर कुछ ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो बन सकते हैं कई बार एग्जाम में, इनको आपको पूछ लिया जाता है। तो डी की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, ई में भी आंध्र प्रदेश है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है यह कहा गया था। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है यह कहा था यहां पर ऑप्शन नंबर ए सी एन पालकीवाल ने। यहीं पर अगर और प्रश्नों की बात कर लेते हैं, के एम मुंशी राजनीतिक जन्मपत्री इन्होंने कहा था। तो संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली जो कहा था, यह कहा था के एम मुंशी ने। एन पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठाकुर भार्गव दास की बात करें तो इन्होंने प्रस्तावना की संविधान को आत्मा कहा था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह ठाकुर भार्गव दास ने कहा था। और जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, यह करता है ऑप्शन नंबर आप जो देख रहे हैं बी, अनुच्छेद 226 के तहत, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो करता है अनुच्छेद 32 के तहत। तो उच्च न्यायालय में यहां पर रिट जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 226 में, और सुप्रीम कोर्ट को जो यह शक्ति है यह अनुच्छेद 32 में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहां पर 13, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल हमने काफी अच्छा रखा है, क्योंकि सरल प्रश्न दोस्तों आसानी से आपको मिल जाते हैं, वो आपको ऑलरेडी आते हैं। कोशिश हमने यहां पर ऐसी की है जो थोड़ा अच्छे लेवल के प्रश्न हो। एनसीईआरटी के मैक्सिमम अच्छे प्रश्न हैं, तो इन्हें आप यहां पे देखिए। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध, तो दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है वह है ऑप्शन नंबर बी, चुनाव सुधार से है। देखिए गोस्वामी जो समिति है ना, दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों के संबंधित थी। 1900 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था और इस चुनाव सुधारों से संबंधित यह समिति थी। ठीक है, यानी चुनाव में जो खर्चे वगैरह होती है उसके संबंध में यह बातें बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है वह किसके अंतर्गत आती है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न रिपीटेड हो चुका है कि केंद्र और राज्य के बीच में जब भी विवाद होगा, इसे सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाने का काम करेगा। तो ये किस उसकी पावर है, कौन सी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है, कौन सा उसका क्षेत्राधिकार है? तो यह है दोस्तों मूल क्षेत्राधिकार। ऑप्शन सी यहां पर सही है। ठीक है, और यहां पर ऑप्शन सी यहां पर सही है। राष्ट्रपति को सलाह देने वाली जो बात है वह सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, यह आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देख लीजिए, पहला ही आंसर आपको पता चल गया है। भारत में औपचारिक रूप से बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन ए है जो 1860 है। इस समय भारत का पहला जो बजट है औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। और 1947 की बात करेंगे नवंबर में, आर के षणमुखम जो सेठी है इनके द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला जो केंद्रीय बजट है वो प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1947 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, यहां पर था पंचायती राज व्यवस्थाओं में 29 कार्यों का जो वर्णन है ग्राम पंचायतों को जो दिया गया है वो किस अनुच्छेद में है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा जी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहां पर जी है। तो जी में क्या है? कार्य है। एफ में क्या है? देखिए एफ में योग्यताएं हैं कि एक ग्राम जो यहां पर ग्राम पंचायत है उसकी योग्यताएं क्या क्या है।
एफ का मतलब फेल, फेल का मतलब योग्यता, ऐसे आप याद करोगे। जी में क्या है, यहां पर 29 कार्य दिए गए हैं, तो ग्राम पंचायतों के लिए 29 कार्यों का वर्णन किया गया है। जबकि नगर पालिका, नगर पंचायत की बात करते हैं, नगर पालिकाओं की बात करते हैं, तो वहां पर 18 विषयों की शक्ति दी गई है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो उस राज्य की जो पंचायती राज की जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम के लिए, कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है और उस राज्य में पंचायत की जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी। तो देखिए दोस्तों, ये यहां पर होगी ऑप्शन नंबर बी, द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था यहां पर होगी। और जो वी के राव समिति थी ना, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया था। जो अशोक मेहता समिति थी, इन्होंने यहां पर 2 स्तरीय समिति का सुझाव दिया था। और जो बलवंत राय समिति थी ना, इन्होंने त्रिस्तरीय समिति का यहां पर सुझाव दिया था। तो अगर 20 लाख से जनसंख्या कम है, तो वहां पर क्या होगी, द्विस्तरीय विधानसभा, द्विस्तरीय वहां पर क्या होगी, समिति होगी, व्यवस्था होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में नगरीय प्रशासन का वायसराय की देन है। भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आपको मिलेगा यहां पर लॉर्ड रिपन। तो देखिए दोस्तों, आप यहां पर इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए, अब जब हम लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो यहां से 3-4 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है एल्बर्ट बिल, किसके काल में आया था, लॉर्ड रिपन के काल में आया था, 1883 में आया था। स्थानीय स्वशासन को इसने यहां पर प्रोत्साहन किया था, इसलिए स्थानीय स्वशासन का इसे जनक भी कहते हैं। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में दोस्तों इसी के काल में आया था। दूसरा जो आया था वो आया था 1891 में, दूसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। और वर्नाकुलर प्रेस पर जो यहाँ को जिसे रद्द करवाया था, ये भी लॉर्ड रिपन ने करवाया था। लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू किया था और रिपन ने इस एक्ट को समाप्त किया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, स्वतंत्र भारत में। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से शुरुआत हुई थी। तो किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो राजस्थान पहला था, उसके बाद दूसरा बनता है आंध्र प्रदेश, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, किस राज्य में पंचायती राज, देखिए निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। अब देखिए यहां पर पंचायती राज की जो व्यवस्था है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या ये सभी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी यहां पे सही है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहां पर पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी जो अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद में है, नगर पालिकाओं में आरक्षण। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज में पहले प्रश्न बेसिक बनते थे, लेकिन अब थोड़ा डीप बनने लगे हैं। तो नगर पालिकाओं के जो अनुच्छेद है, ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो नगर पालिका में आरक्षण संबंधी जो अनुच्छेद का जो प्रावधान है, ये आपको मिलेगा टी में, 243 टी में। अगर 243 क्यू की बात करते हैं, नगर पालिका का गठन, आर में क्या है, नगर पालिका की संरचना, और वाई की बात करें तो नगर पालिका का यहां पर क्या है, वित्त आयोग। तो वाई में वित्त है, टी में आरक्षण है, आर में संरचना है और क्यू में नगर पालिका है। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक बार यहां पर इसे थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। देखिए, टी में सीटों के लिए आरक्षण है, भी में सदस्य की अयोग्यता है। अगर आपको पूछा जाएगा कि 243 भी, तो अयोग्यता यहां पर बोला गया है। यू आपको पूछा जाए तो नगर पालिकाओं का कार्यकाल आपको पूछा जाएगा। टी में आरक्षण है, और यहां पर अगर आपको पूछा जाए डब्ल्यू में, तो नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और दायित्व है। तो यहां पर अगर आपको ऐसा प्रश्न बने थोड़ा डीप लेवल का, कि नगर पालिका द्वारा करारोपण की शक्तियां कहां पर वर्णन किया गया है, तो 243 एक्स में वर्णन किया गया है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। पंचायती राज में वित्त संबंधी उपबंध कहां पर है। तो देखिए, वित्त कहां पर है, आई नो, मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, वित्त नहीं है। तो आई में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का यहां पे वर्णन है। ई में कार्यकाल है, डी में आरक्षण है, और के में अगर आप देखोगे तो यहां पर निर्वाचन आयोग है। यही प्रश्न दोस्तों सबसे बार सही, बहुत बार रिपीट होते हैं ये चारों पॉइंट। कार्यकाल 243 में 5 साल के लिए होता है, आरक्षण 243 डी में, यहां पर आरक्षण कितना होता है, महिलाओं के लिए 1/3 होता है, SC ST के लिए भी यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और जो OBC वगैरह होता है, यहां पर बोला गया है कि राज्य अपने अनुसार लगाएगा आरक्षण वगैरह। वित्त आयोग
आई में और के में पंचायती निर्वाचन आयोग। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 23-24। देखिए संविधान की बात करेंगे। संविधान के यहां पर पूछा गया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो संपन्न हुए थे ये 1946 में हुए थे। तो फैक्ट है, ये रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो यह कहा था प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। तो प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने यह कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। 25 पे चलते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था यह हुआ था दोस्तों वर्गीय मताधिकार पर। ऑप्शन सी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वतंत्रता पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो ये जो यहाँ पर जो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1928 में, यहां पर यह प्रावधान किया गया था। ठीक है, स्वतंत्र पूर्व काल में नेहरू रिपोर्ट 1928 में यह बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का सुधार एवं संरक्षण एवं सुधार करेगा। किस अनुच्छेद में है। तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 48A में। तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करेगा। तो ये है ए में, 48A में आपको यह बताया गया है। देखिए अगर 48 केवल 48 पूछा जाएगा तो राज्य क्या करेगा, कृषि पशुपालन को यहां पर बढ़ावा देगा। ठीक है, गाय को यहां पर संरक्षण देगा। गाय का वध यहां पर प्रतिषेध कर दिया है 48 में, और 48A में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण की बात की गई है। 28 की बात करते हैं। 28 में आपको पूछा गया है। तो देखिए 28 की जब हम बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो लोक सेवाओं को जो यहां पर संरक्षण प्रदान किया गया है ये अनुच्छेद 311 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 और 30, अंतर्राज्यीय जल विवाद संसद कानून बनाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, तो देखिए दोस्तों अंतर्राज्यीय जल विवाद में कानून बनाने का जो अधिकार देता है ये देता है 262, अनुच्छेद 262। अगला क्वेश्चन है, देखिए 30वां है और पूछा है केग के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो केग के कार्यों का जो वर्णन है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी है, यानी अनुच्छेद 149 में आपको मिलेगा। अगर यहीं पर ऐसा पूछा जाए कि अनुच्छेद 148 वाला, तो केग की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर 150 की बात करें तो भारत सरकार के खातों का जो लेखा प्रारूप है वो कैसा होगा ये केग द्वारा तय किया जाता है, और 150 में यह बताया गया है। क्वेश्चन 31 और 32, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो कहां पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति दी गई है ये अनुच्छेद बी है, 137 में है। और अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक अभिलेख न्यायालय है, यानी उसके जो डिसीजन है अपने आप में वो मान्य होते हैं, दोबारा उनका प्रयोग कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 129 में है। तो सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है, ये यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां पर प्राप्त है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में प्राप्त है। और यहीं पर अगर हम ऐसी बात करते हैं कि राष्ट्रपति को कहां पर है, तो अनुच्छेद 123 का 1, वहां पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 33 है और क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों का स्थगन करने की जो शक्ति है वो प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 359 यहां पर सही है। और इन फैक्ट को स्पेशल ध्यान रखिएगा क्योंकि आजकल काफी चर्चा में है। देखिए 300 अनुच्छेद 352 सभी जानते हैं कि ये क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है ना। 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो ये बेसिक प्रश्न है, ये सभी जानते हैं, लेकिन आपको स्पेशल ये वाला भी याद करना है 355 वाला, क्योंकि आजकल मणिपुर में लगा है, जैसे कि आजकल करंट अफेयर का भी है। तो अनुच्छेद 355 के अनुसार संविधान में उस प्रावधान को संदर्भित करता है जिसमें यह कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे। तो अनुच्छेद 155 दोस्तों आजकल काफी चर्चा में है, क्योंकि मणिपुर में जो अभी हाल ही में जो गृह स्थिति बनी थी उसके अनुसार वहां पर अनुच्छेद 355 अभी लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है और पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग यानी जो मंडल आयोग है इसकी नियुक्ति की गई थी।
तो देखिए, तो 34 क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपको आंसर मिलेगा अनुच्छेद 340 में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 340 में यह बताया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक व शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लिए है आयोग बनाने का उल्लेख की बात करता है। और इसके आधार पर 1953-55 में काका कालेलकर आयोग, 1978-80 की बात करें तो यहाँ पर मंडल आयोग का गठन भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 आपको पूछा है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है इस आयोग का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, 1993 में राष्ट्रीय मानव आयोग का जो आयोग का अधिकार है इसका गठन किया जाता है। 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रत्येक राज्य का एक कुछ न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो प्रत्येक न्यायालय में एक प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा, ये बताया गया है 214 में। तो ध्यान रख लेना है, 214 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, पूछा है 37वां आपको पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है 53, 54, 55 और 60 ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, 53, 52, 53 से लेकर सीधा 60, 62 तक, तो ये सभी आपको पढ़ने हैं, एक ना एक पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो 53 की बात करें तो ये बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, है ना। जो यहाँ पर संसद की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल यहाँ पर 54 में बताया गया है, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को बताया गया है, और 60 में दोस्तों महाभियोग को नहीं बताया गया है, ये 61 में बताया गया है। 60 में राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित बातें हैं। तो ऑप्शन जो डी है ये गलत है। यहां पर अगर आप देखोगे अनुच्छेद 61 के तहत प्रक्रिया में अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है ना, पूछा जाएगा कि ये कैसी प्रक्रिया है, तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और ये अनुच्छेद 61 में आपको बताया गया है। 38 में देखिए, संविधान संशोधन के किस भाग में चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? तो 38 का सही आंसर आपको मिलेगा ए, एक्स भी, मतलब क्या हो गया, ये 15वां यहां पर हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको यहां पर ध्यान रख लेने हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जूम कर लेते हैं और उसके बाद आप यहां पर देखिए, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ये आपको मिलेगा 10 में। संघ व राज्यों के बीच में जो संबंध है वो 11 में है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है निर्वाचन आयोग जो 15 में है, एक है यहां पर राजभाषा आयोग जो 17 में है, और आपात उपबंध जो बेहद इंपॉर्टेंट है ये भाग 18 में, प्रकीर्णन 19 में, और जो संविधान संशोधन है यानी 368वां जो अनुच्छेद है ये 20 में है। तो भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित जो 368 अनुच्छेद है उसका प्रावधान है, यह भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40। कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय तक संसद या विधायक होना अनिवार्य है, नहीं तो उसका जो पद होगा उस पद से उसे त्यागपत्र देना पड़ता है? तो 39 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर बी, 6 माह के भीतर भीतर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए अधिकतम कितना समय दिया जाता है? तो राज्य विधेयक को धन विधेयक पास करने के लिए अधिकतम जो समय दिया जाता है वो 14 दिन का है। ध्यान रखिएगा, 14 दिन का है, ये है 14 दिन का। तो ऑप्शन जो दोस्तों ध्यान रखना है धन विधेयक की, ध्यान रखिएगा धन विधेयक की बात की गई है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य विधानसभा में जो विधानसभा की न्यूनतम जो संख्या हो सकती है वो 60 हो सकती है, लेकिन कुछ अपवाद भी है, और अपवाद की बात करें तो गोवा, मिजोरम, सिक्किम, यहां पर जो विधानसभा की सीटें हैं वो 60 से कम हैं। अगर अधिकतम आपको पूछा जाए तो 500 हो सकती है, और न्यूनतम की बात करें तो 60 हो सकती है, लेकिन गोवा, मिजोरम, सिक्किम ये अपवाद की श्रेणी में है, यहां पर 60 से भी कम विधानसभा की सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किसमें है? तो देखिए दोस्तों, ये काफी रिपीटेड प्रश्न है और सरल प्रश्न है और बेहद सरल प्रश्न है, अनुच्छेद 44 में आपको मिलता है। अगर आपको यहाँ पर जो ध्यान रखना है, अब ऐसा रखना है, 41 में जब हम बात करते हैं तो नागरिकों का जो काम है शिक्षा में लोक सहायता देना, नागरिकों को काम देना, शिक्षा देना, लोक सहायता देना, ये अनुच्छेद 41 में बताया गया है। काम की मनोचित दशा हो, महिलाओं को प्रसूति सहायता दी जाए, ये 42 में बताया गया है। और 43 में कामगार जो कर्मगार हैं उन्हें न्यायोचित मजदूरी दी जाए,
कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, ये 43 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 पे ही चलते हैं और 44 पे चलते हैं। देखिए 43वां क्वेश्चन आपको यहां पर ऐसा पूछा गया है कि सभी व्यक्तियों को धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। व्यक्तिगत यानी धर्म की एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है कौन सा अनुच्छेद? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा यहां पर 25। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद जो 25 है वहां पर सभी व्यक्तियों को धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्णन करता है। जो 24 वाला है, 24 वाला बाल श्रम ये प्रतिषेध अधिनियम है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में निषेध किया गया है, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मना कर दिया गया है। और यहां पर 26 में है धार्मिक कार्यों का, यहां पर आपको मिलेगा प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको मिलेगी यहां पर 25 में। क्वेश्चन 44 से पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। अब देखिए राज्य सूची के विषय के संदर्भ में संसद कानून बना सकता है और यह जो बताया गया है यह अनुच्छेद जो 249 है उसमें बताया गया है। ठीक है, अगर 200 हम यहाँ पर 62 की बात करते हैं तो जो अंतरराज्य जो नदी जल विवाद होता है उसके संदर्भ में है, जो अभी थोड़ी देर पहले पीछे डिस्कस किया था। क्वेश्चन 45 पे चलते हैं और 46 पे चलते हैं। देखिए 45 में पूछा गया है कि संविधान के किस भाग अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग जो चलाने का जो प्रावधान आपको मिलेगा ये मिलेगा अनुच्छेद 124 में। और यहीं पर ऐसा पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, तो ये देता है अनुच्छेद 123 में। तो 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 में। अगला है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति को कौन प्रदान करता है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के जो प्रावधान की बात करते हैं तो यह हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। तो ऑप्शन सी यहां पर सटीक आंसर होगा। अब जरा यहां पर अगर आप देखोगे कि हम जब न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 13 में आपको मिलेगा, है ना। इसके अलावा और जगह भी आपको मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यह यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से हमने ये लिया है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। सरकार द्वारा इसका मतलब जो भी कानून बनाएगी, निर्णय लेगी संवैधानिक है या नहीं, इसकी समीक्षा कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों में यह उल्लेख किया गया है। बाकी दोस्तों यहां पर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 48 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना जो त्यागपत्र देगा वो राष्ट्रपति को देगा। देखिए अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके की जाती है। तो जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, जब मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पर उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे परामर्श करके, राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य के, और तब वहां पर नियुक्ति की जाती है। और जब नियुक्ति की जाती है तो उसके बाद जो यहाँ पर अपना त्यागपत्र देता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 और क्वेश्चन नंबर 50। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी अनुच्छेद, तो ये आपको मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर सी में, अनुच्छेद 51 में। अगर ऐसा पूछा जाए 49 में क्या है, तो 49 में आपके लिए यह बताया गया है कि जो राष्ट्रीय स्मारक व धरोहर है इनका संरक्षण हमें करना है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में है। 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। और 51A की बात करेंगे तो जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं और एक दोस्तों बाद में जोड़ा जाता है। टोटल वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं कि भारत में कैसी विधायिका है। तो भारत में जैसे कि आप सभी जानते हैं 2 सदनीय विधायिका होती है ना। यहां पर एक लोकसभा और यहां पर राज्यसभा, तो 2 सदनीय होती है। क्वेश्चन नंबर यहां पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय आवश्यक है क्योंकि? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय आवश्यक है किस लिए? तो देखिए दोस्तों ये इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, संविधान का कौन सा संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसने कहा था? तो ये कहते हैं यहां पर अंबेडकर जी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहां पर सही है।
क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए पूछा है क्वेश्चन नंबर 53 आपको कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय व जिला न्यायालय का प्रावधान करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आज 11th की जो किताब है एनसीईआरटी की जो यहाँ पर है वहां से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय व जिला न्यायाधीश का प्रावधान किया जाता है, तो ये अनुच्छेद आपको मिलेगा 233 में। 233 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है, यानी जो रिटायर्ड आयु होती है वो कितनी होती है। तो राइट आंसर दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 62 वर्ष होती है। तो ध्यान रख लेना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो यहाँ पर आयु होती है वो 62 वर्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट की 65, और जो हाई कोर्ट की बात करें, जो 25 हाई कोर्ट है हमारे भारत में, वहां पर उनकी जो एज लिमिट है वो 62 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी एक विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में सामान्य है। अब देखिए एक विशेषता है जो भारतीय संघ में भी है और अमेरिका संघ दोनों में सामान्य है। एकल नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, दोहरी न्यायपालिका और संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए दोस्तों यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान की व्याख्या करने के लिए संघीय सर्वोच्च न्यायालय। तो जो संविधान की व्याख्या करता है अमेरिका और भारत में सेम है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहां पर किया जाता है। बाकी एकल नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता आपको अमेरिका की जो एकल नागरिकता है वो किसी और देश ने भी ले रखी है। जैसे अभी हाल ही में चर्चा में था सूडान में जैसे गृह युद्ध हो रहा है, तो सूडान के जो अमेरिका के मूल निवासी थे उन्होंने सूडान की भी नागरिकता ले रखी थी। तो अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम अपने यहाँ के नागरिकों को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इन्होंने खुद यहाँ पर पहले ही नागरिकता यहाँ से ले ली थी। तो दो नागरिकता थी इनकी यहाँ पर, और इसके अलावा इनके अलग अलग स्टेट होते हैं, वहां पर अलग अलग नागरिकता चलती है। संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है। देखिए संचित निधि की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा 266 में। आकस्मिक निधि आपको पूछा जाए तो 267 में। तो आकस्मिक निधि 267, संचित निधि 266। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 57, 58। कब भारत को एक निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। देखिए भारत को एक निरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब है यहां पर कब घोषित किया गया था। तो आप कहोगे कि यह किया गया था 1976 में। और क्यों किया गया था, क्योंकि आप सभी समझते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन होता है ना प्रस्तावना में, एकमात्र संविधान संशोधन प्रस्तावना का 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत क्या होता है कि 3 शब्द जोड़े जाते हैं, है ना, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद वगैरह, है ना। तो वहां पर जो ये शब्द जोड़े जाते हैं तो उसी के तहत यहां पर एक धर्मनिरपेक्ष की बात कर दिए जाते हैं, और ये होता है एकमात्र, ठीक है, 1976। 18वां क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का आह्वान किसने किया था। पूर्ण स्वराज का आह्वान तो यह किया था ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने। और जो दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था, यहां पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 और 60, 59 और 60, द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है। तो देखिए दोस्तों 11th की एनसीईआरटी बुक में आपको ये ऊपर ही आपको सबसे पहले मिलेगा कि द रिपब्लिक बुक, तो ये आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो की है। ध्यान रखिएगा किसकी है, प्लेटो की है। अगर आपको पूछा जाए अगली इंपोर्टेंट बुक, पावर इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, इस पुस्तक के रचयिता कौन है। पावर इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, तो यह लिखा है दोस्तों मुसोलिनी ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 62, देखिए धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये किसने कहा था। तो ये आज के जो ज्यादातर क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से हैं, 11th की एनसीईआरटी से हैं। धर्म लोगों के लिए अफीम है, तो ये कहा था दोस्तों कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। और कार्ल मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो इसके 2 इंपॉर्टेंट रचना है। एक आती है दास कैपिटल, दूसरी आती है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कार्ल मार्क्स की 2 चीजें ध्यान रखनी है, धर्म लोगों के लिए अफीम है ये इसने कहा था, और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इनकी रचना है। क्वेश्चन 62 है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो संयुक्त बैठक यानी इमरजेंसी, इमरजेंसी यानी आपातकालीन, और आपातकालीन नंबर हम सभी जानते हैं कौन सा है, 108 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको मिलने वाला है। अगर ऐसा पूछा जाए कि अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा की अध्यक्ष यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब तक कितनी बार हो चुका है, अब तक 3 बार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 64, सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार कब से दिया गया था। अब देखिए जब हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को मताधिकार जो दिया गया था, तो ये दिया गया है 2015 में। तो वर्ष 2015 में सऊदी अरब के द्वारा महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया था। इससे पहले यहां पर यह अधिकार नहीं था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा।
64वां क्वेश्चन है कि 1977 में किसने कहा था लोकतंत्र बचाओ। तो देखिए 1977 हमें याद आ गया है, ये अशोक मेहता समिति, ठीक है, दो स्तरीय समिति। खैर 1977 में लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था, तो लोकतंत्र का दिया था जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अब यहां पर देखिए, जब हम जयप्रकाश नारायण की बात करें ना, तो कांग्रेस पार्टी के ये एक वामपंथी नेता समूह के नेता थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, इसके गठन में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो पूछा जाएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में होता है। अब एक होती है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, पीएसपी, इसका गठन 1952 में इनके द्वारा। और संपूर्ण क्रांति का दोस्तों इन्होंने नारा दिया था, जो ज्यादातर यहां से इनके बारे में यही प्रश्न बनता है। और 1999 में दोस्तों यहां पर इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है दोनों प्रश्नों में। पहला है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग, विघटन, सत्रावसान करने का अधिकार दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत, 85 के तहत। क्वेश्चन नंबर 66 है, संवैधानिक उपचारों के उपचार द्वारा किन अधिकारों की रक्षा होती है? संवैधानिक उपचारों के उपचार द्वारा किन अधिकारों की रक्षा होती है? तो संवैधानिक उपचारों मालूम है हमें, ये है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 का मतलब हम समझ चुके होंगे कि यह मौलिक अधिकार होगा। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, 68 देखिए, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में किस भाग में दी गई है? संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या दी गई है, यह मिलेगी आपको भाग किस में मिलेगा? भाग 5 में मिलेगा। देखिए दोस्तों, आपने ये बार बार सुना होगा, जैसे कि संघ और राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में है। फिर आता है भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब जो भाग 4 है, यहां पर मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो 51 का यानी 51(1) में दिया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। 5वें में संघ सरकार के बारे में, 6ठे में राज्य सरकार के बारे में, और 7वें में दोस्तों इसे हटा दिया गया। 7वें को संविधान संशोधन के माध्यम से जो अनुच्छेद 238 से इसे यहां से रिमूव कर दिया गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इंपॉर्टेंट है। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो जी मुख्यमंत्री होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69 और 70, किस समिति ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की थी? किस निम्नलिखित में से किस समिति ने न्याय पंचायत, देखिए न्याय पंचायत के निर्माण की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी यहां पर अशोक मेहता समिति ने। देखिएगा, अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 को गठित होती है। दिसंबर 1977 में भारत सरकार को पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय समिति थी? 2 स्तरीय समिति थी। बलवंत सिंह मेहता समिति 1957 में कितनी स्तरीय समिति थी? ये 3 स्तरीय समिति थी। जीबी के राव, देखिए जीबी के राव की बात करते हैं तो ये 1985 में कितने स्तरीय समिति थी? 4 स्तरीय समिति थी। फिर इसके बाद एक और आता है 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के माध्यम से संवैधानिक दर्जा ग्राम पंचायतों को देने की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, देखिए 1975-77 के दौरान किस निवारक नजरबंदी कानून का अधिक प्रयोग किया गया था? तो एनसीईआरटी का दोस्तों ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है मीसा। और मीसा की अगर हम बात करते हैं तो यह है मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, सन 1971 में इसे लाया गया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71, 72 तो 69, 70 तक हो गया है। 71, 72 पे चलते हैं। देखिए, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया था? महिलाओं को सबसे पहला जो मताधिकार दिया था, देखिए दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आपको करना है। अगर ऑप्शन में न्यूजीलैंड होगा तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर आएगा। न्यूजीलैंड ऑप्शन में ना हो तो ऑस्ट्रेलिया पे आप जा सकते हैं। तो अगर आप देखोगे कि न्यूजीलैंड महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश था, ऑस्ट्रेलिया महिलाओं को मतदान देने वाला दूसरा देश था, और फिनलैंड प्रथम यूरोपीय देश था जिसने महिलाओं को अधिकार दिया था वोटिंग अधिकार में। क्वेश्चन नंबर 72 है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों बहुत सरल है, हम इसे राज्यपाल को कहते हैं। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति जो होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? यानी वो जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा, है ना, केंद्र सरकार द्वारा निर्वाचित करवाए जाते हैं। तो यहां पर डायरेक्टली किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है राज्यपाल। 73वां और 74 की बात करते हैं। पूछा गया है, किस भारतीय राजनीति दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है?
तो क्षत्रिय संगठन के रूप में जो जाना जाता है वो कांग्रेस पार्टी है। ऑप्शन डी यहां पर सही है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इनका नाम था दोस्तों यहां पर पॉमर। इन्होंने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहकर कांग्रेस पार्टी को संबोधित किया था। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74, सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43 कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 97 संविधान संशोधन 2011-12 के तहत। तो ऑप्शन बी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 76, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते प्रभावित किए जाते हैं। अब देखिए यहां पर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों वे चले जाते हैं केंद्र के जो संचित निधि है वहां से इन्हें तनख्वाह दी जाती है, यानी मासिक पेंशन दिया जाता है। लेकिन जब तक वे राज्य में काम कर रहे हैं तब तक राज्य की संचित निधि से उनका यहां पर वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, लोकसभा विधानसभा में मंत्रिपरिषद की कुल सीट को अधिकतम 15% किया जाता है। 15% किया गया था। तो यह किया जाता है, यहां पर आपको मिलेगा 91वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन ए यहां पर मिलेगा 91वां संविधान संशोधन 2003 यहां पर सही है। 91वां संविधान संशोधन 2003। और यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा, दोनों जगह लोकसभा में भी विधानसभा में भी, और कम से कम यहां पर 12 का प्रावधान है छोटे राज्यों में। 77वां 78वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात कर रहे हैं। तो ये होता है दोस्तों यहां पर 89वां संविधान संशोधन 2003 में। 89वां संविधान संशोधन 2003 में। तो ऑप्शन बी यहां पे सही है। 78वां है क्वेश्चन, देखिए हाल ही में कुछ नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, ये आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के हैं हरिचंदन, नागालैंड के हैं गणेशन, असम के हैं गुलाब चंद्र कटारिया और गोवा के हैं आचार्य देवव्रत। तो डी वाला गलत है, आचार्य देवव्रत गुजरात से संबंधित है, गोवा से श्रीधरन पिल्लई जी हैं। तो देखिए राजेंद्र आर्लेकर की बात करें तो बिहार से हैं, अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के हैं, बी.डी. मिश्रा लद्दाख के दोस्तों नए राज्यपाल बन चुके हैं, उपराज्यपाल बन चुके हैं, रमेश व्यास महाराष्ट्र, लक्ष्मण आचार्य सिक्किम, पटनायक की बात करें के.टी. पटनायक की यहां पर आपको मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश के, सी.पी. राधाकृष्णन झारखंड, बी.बी. हरिचंदन छत्तीसगढ़, शिव प्रसाद शुक्ल हिमाचल और अनुसुईया उइके की बात करते हैं तो मणिपुर। तो देखिए दोस्तों ये नए राज्यपाल की नियुक्तियां हैं, लगभग 10-15 के आसपास हैं। इन्हें आपको पढ़कर जाना है क्योंकि नई नियुक्तियां हैं तो आपको पूछे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 और 80 देखिए, माउंट बेटन योजना के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब पारित किया था? तो माउंट बेटन योजना के तहत ब्रिटिश सरकार ने जो ये योजना पारित किया गया था जुलाई 1947 में, 18 जुलाई 1947 में, ध्यान रखना है 18 जुलाई 1947 में। और प्रस्तुत कब किया गया था? जून 1947 में। केशवानंद भारती केस, कितने जजों की पीठ ने यहां पर फैसला सुनाया था? तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है केशवानंद भारती केस, और यहां पर 13 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया था। अगर आप देखोगे तो इस समय मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी जी थे। 68 दिनों तक यह केस चला था जो सबसे लंबा था, और 24 अप्रैल 1973 को यह ऐतिहासिक फैसला आया था। प्रस्तावनाओं को भी संविधान के अन्य भाग की तरह इसमें संशोधित किया जा सकता है, यहां पर यह किया गया था, लेकिन मूल ढांचा को प्रभावित नहीं करना है। 81-82वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति में चुनाव में कौन भाग ले सकते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, यहां पे पूछा है। तो देखिए दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, लोक और राज्यसभा के सभी मनोनीत सदस्य यानी संसद के मनोनीत सदस्य भी सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। विधानसभा का इनसे कोई भी संबंध नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 82 है कि देश का प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब होता है? तो देश के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में होता है, और मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया जाता है। दूसरे की बात करें तो मोइली, जो बिरप्पा मोइली है, इनकी अध्यक्षता में 2005 में इसका गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 84 है, लोकपाल विधेयक को लोकसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था? तो प्रस्तुत नहीं, कब प्रस्तुत किया गया था इसकी डेट आपको बतानी है। इंदिरा गांधी के काल में दोस्तों ये बात हुई थी, और ये था 1968, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर आप ध्यान रखोगे 1968 में यह प्रस्तुत किया गया था। जनवरी 2013 में अधिनियम लाया जाता है दोबारा से, और जनवरी 2014 से लागू हो जाता है।
पिनाकी चंद्र घोष इसके यहाँ पर क्या होते हैं, अध्यक्ष, लोकायुक्त के प्रथम अध्यक्ष होते हैं। 5 साल या फिर 70 साल इनका यहाँ पर क्या होती है, नियुक्ति का कार्यकाल होता है, जो भी पहले हो। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कितने सदस्य, तो ये किए जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1/6 सदस्य। अगर आपको ऐसा पूछा जाए, देखिए 1/3 विधानसभा परिषद देखिए 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा निर्वाचित, 1/3 सदस्य नगर पालिका और स्थानीय स्वशासन द्वारा निर्वाचित, 1/12 सदस्य स्नातक और 1/12 सदस्य शिक्षक के द्वारा। ठीक है, तो इन चीजों को दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 85-86, संविधान निर्माण में बनी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण में बनी जो मूल अधिकार की उप समिति है, इसके अध्यक्ष होते हैं जेबी कृपलानी। उप समिति के होते हैं जेबी कृपलानी। अगर ऐसा पूछा जाए, संघ और राज्यों के लिए जो समिति बनी गई थी वो जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक, मूल यानी मौलिक अधिकार और प्रांत, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष होते हैं वल्लभ भाई पटेल। और यहां पर जो राजेंद्र प्रसाद हैं, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति और तदर्थ राष्ट्रध्वज जो समिति थी, इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये कनाडा से लिया गया है, आपको ध्यान रख लेना है। अर्धसंघीय सरकार का स्वरूप यहां से लिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति यहां से लिया गया है, और अवशिष्ट शक्तियों में केंद्र के पास है, यानी केंद्र की पावर अधिक है, यह भी कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 88, लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी होती है? लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 होती है। टोटल अगर आपको पूछा जाए तो यह होती है 22, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, और जो ये 30 है यह प्रकलन समिति है, प्राकलन समिति है, और इसके जो सभी सदस्य होते हैं ये लोकसभा से ही चुने जाते हैं। ध्यान रखना है, सभी सदस्य लोकसभा से ही चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर सी, यानी ये आपको मिलेगा सी में। तो ये दोस्तों यहां पर आपके सामने है, इन्हें आप देख लीजिएगा। जड ए आपको पूछा जाए तो यहां पर निर्वाचन बताया गया है किसका? नगर पालिकाओं का। क्वेश्चन नंबर 89 और 90, राजभाषा आयोग का गठन कब किया जाता है? राजभाषा आयोग का गठन कब किया जाता है? तो यह किया जाता है जून 1955 में। 7 जून 1955 में इसका गठन किया जाता है। प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को होती है। पहले अध्यक्ष इसके बाल गंगाधर खरे होते हैं। 90वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको यही डिस्कस करवाया था, अब तक आपको याद हो चुका होगा कि ये हम करते हैं 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, और 24 जनवरी 1950 की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया जाता है? कई बार रिपीटेड प्रश्न है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया जाता है यहां पर नवंबर 2004 को। नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया जाता है एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय की किसान नीति यूकेएसएससी में पूछा गया प्रश्न है, 2007 में लाई जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में होती है। इन फैक्ट को भी पढ़िएगा। राजभाषा संविधान के किस भाग में है? राजभाषा संविधान के किस भाग में है? तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 17 में आपको मिलेगा। निर्वाचन, पंचायत और आपात उपबंध। तो एक बार फिर से देखिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 9 में पंचायत है, 15 में निर्वाचन है, 17 में खतरा यानी राजभाषा को खतरा है, और 18 में दोस्तों आपातकाल है, ज्यादा ही इमरजेंसी है। तो 18 का आपातकाल, और संविधान संशोधन भाग 20 में है। क्वेश्चन नंबर 93 और 94, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया? अच्छा प्रश्न है यह भी, और इसमें आपको आंसर मिलेगा 1993 में। मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये 1993 में किया गया था। और ध्यान रखिएगा, चुनाव फोटो पहचान पत्र के रूप में इसे जाना जाता था। इसे मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये चुनाव आयुक्त में, इनके द्वारा ये 1993 में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? तो आप कहोगे कि ये करते हैं राजनीतिक दल।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। चुनाव आयोग पे दोस्तों मत जानना, क्योंकि निर्वाचन जो घोषणा पत्र है ना, तो घोषणा पत्र कौन करेगा? राजनीतिक दल ही तो करेंगे। वो बताएंगे कि हम क्या क्या यहाँ पर इस बार करने वाले हैं, हम गरीबी हटा देंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबको साइकिल देंगे, लैपटॉप फ्री बांटेंगे। तो घोषणा पत्र का काम किनका है? राजनीतिक दल का है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पर 94, 95, 96 का। आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग का गठन किया गया था? अब देखिए, जब आपातकाल लगाया जाता है तो उसकी सही जांच करने के लिए यहां पर एक आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग का नाम क्या है? तो इस आयोग का दोस्तों जो नाम है वह है ऑप्शन नंबर बी, सह आयोग। सह आयोग। तो 1977 में यह आयोग का गठन किया जाता है। जो जनता पार्टी है इनके द्वारा इसका गठन किया जाता है, और जो भूतपूर्व न्यायाधीश थे जेसी शाह, इनकी अध्यक्षता में इस जांच समिति का या जांच आयोग का गठन किया जाता है 1977 में। 96वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया था? तो अभी दोस्तों हमने देखा कि पार्टी का नाम क्या है? जनता पार्टी। तो ध्यान रखिएगा, जनता पार्टी ही यहां पर सही है। जब आपातकाल लगा था तो उसके तुरंत बाद जनता पार्टी का यहां पर गठन हुआ था, जनता पार्टी ने यहां पर जीती थी, उसकी सरकार बनी थी। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। 97, 98वां क्वेश्चन है, लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 व यूपी में लोकसभा की सीट 25 से घटाकर 20 कर दी गई है। तो पहले लोकसभा की सीटें 525 थी, इसे 545 कर दिया जाता है। जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर पहले 25 सीट थी, अब इसे घटाकर 20 कर दिया जाता है। तो ये कहां पर किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31वां संविधान संशोधन 1973 में। 1973 और 31वां अमेंडमेंट था, ध्यान रखिएगा। 98वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 51A मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं? तो आप कहोगे ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन नंबर 100, देखिए, इसके तहत अनुच्छेद 45 में परिवर्तन व अनुच्छेद 51A में नया मूल कर्तव्य व अनुच्छेद 21A में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य का प्रावधान किया गया था। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका आपको मिलेगा, तो जी हां, आपको मिलेगा 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 100वां है और पूछा गया है कि 352 में आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978। इससे पहले संविधान संशोधन होता है जिसके तहत प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जाता है। अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर दोबारा संशोधन होता है, जो 44वां संविधान संशोधन, और यहाँ पर इस लोकसभा का कार्यकाल पुनः 6 साल से कम करके 5 साल कर दिया जाता है। तो ये बेसिक बातें दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं, और ये हमारे जो 100 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर संविधान के। तो पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन हमने आज यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्लास जो होगी, अगली क्लास होगी, वो यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस की होगी। कल ही दोस्तों यहाँ पर, कल नहीं परसों या फिर अगले दिन लाएंगे। कल दोस्तों हम रिवाइज करवाएंगे यहाँ पर सचिवालय रक्षक के स्टूडेंट के लिए, जो हमारी सचिवालय रक्षक का जो पेपर है वो हम आपको रिवाइज करवाएंगे, और ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर है वो आपको रिवाइज करवाएंगे। तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो एक नजर देखने से क्या पता क्वेश्चन फंस जाए। व्याख्या से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 100 कंप्लीट हो चुके हैं। प्रस्तावना, यहाँ पे संविधान संशोधन वगैरह सब कुछ हमने देख लिए हैं, और आई होप आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। और हाँ दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। कल 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ रहेगी, यानी पूरे दोस्तों यहाँ पर 12 घंटे हम पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखेंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा कल दिन में 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।